केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी और अनुराग ठाकुर सह प्रभारी बनकर अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और दोनों नेता खासे एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। बैठकें हो रही हैं, प्रोग्राम बन रहे हैं, रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन वह विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर एक्टिव है। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के सामने कितने मोर्चे हैं जिनसे उन्हें लड़ना होगा। तो ये देखिए, पहला मोर्चा आपको दिखाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। ये पहला मोर्चा है। विपक्ष का एक और मोर्चा आपको दिखाते हैं। दूसरा मोर्चा है बहन मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा। ये एक अलग मोर्चा है, इनको भी सत्ता पक्ष से लड़ना है। तीसरा मोर्चा है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन दोनों को भी इन्हीं लोगों से लड़ना है। ये एक तीसरा मोर्चा। एक और मोर्चा आपको दिखाते हैं। ऐसे ऐसे 5 मोर्चे हैं। यह है चौथा मोर्चा, असदुद्दीन ओवैसी, जो कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिहार की तरफ अपना प्रेजेंस दिखाने की। तो ये एक और अलग मोर्चा है, उनकी भी लड़ाई इन्हीं लोगों से है। और एक और मोर्चा है सुहेल देव समाज पार्टी सुभासपा की, ओम प्रकाश राजभर की। ये एक अलग मोर्चा है, इनकी भी लड़ाई सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी से है। बीजेपी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने आज निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। अपना दल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अब निषाद पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी की पकड़ ओबीसी वोटर्स पर और ज्यादा मजबूत हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से यही सवाल उठता है कि क्या बीजेपी 2022 की सत्ता को हासिल करने में एक कदम और आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष का ब्लूप्रिंट कब सबके सामने आएगा? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस और देखेंगे कि हमारे मेहमानों में किसकी बातों में ज्यादा दम है। बावन फीसदी ओबीसी वोटर्स उत्तर प्रदेश में हैं और हर जाति को सपोर्ट करने के लिए छोटी छोटी पार्टियां मौजूद हैं। ये पार्टियां भले ही अपने दम पर सरकार ना बना पाए, लेकिन किसी भी पार्टी का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में पूरी तरीके से समर्थ है। इसलिए इन पार्टियों का महत्व सत्ता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव खेल दिया है और अब बारी है विपक्ष की कि वो दलित वोटर्स को लुभाने के लिए क्या कुछ करने वाली है। शुरुआत में मोहसिन रजा साहब, क्या ये जो आज की गठबंधन है, ये सुभासपा की गैर मौजूदगी के बाद भरपाई करने के लिए ये गठबंधन बना है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से उठाने की कोशिश करेगी जैसा 2017 में हुआ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे काम कर रही है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में, और सभी का विकास हो रहा है। देश में तेजी से विकास की धुरी को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को, सभी राज्यों को आप देख रहे होंगे जिस तरह से अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो हम दबों की, पिछड़ों की, कुचलों की, हम उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की राजनीति करते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं उन लोगों को जिनको किसी ने नहीं पूछा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात में दम है और आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। 26 नवंबर 2020 वो तारीख थी जब आंदोलनकारी किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पहुंचे और किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ आंदोलन का रूप बदलता गया। कभी आंदोलन उग्र हुआ, कभी आंदोलन खत्म होने की कगार पर पहुंचा। इन सब के बीच 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आंदोलनकारी किसान और सरकार दोनों की अपनी अपनी जिद है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए किसान आंदोलन को तेज किया जा रहा है, जिसमें बीच बीच में भारत बंद का भी प्लान होता है। इस प्लान से सरकार को तो नुकसान है ही, आम लोगों को भी परेशानी हो। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है? राकेश जी, ये बताइए, जिस तरीके से किसान आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, सवाल कई लोग ये भी उठाते हैं कि भाई ये कानून तो संसद में बना। आज जिस तरीके से विपक्ष आप लोगों के सपोर्ट में बोल रहा है, जिस तरीके से आपको समर्थन दे रहा है, वो समर्थन संसद में कानून जिस वक्त बन रहा था, उस बिल को लॉ में तब्दील किया जा रहा था, उस तरीके का विरोध क्यों नहीं किया गया? कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, तो हमने तो कहा उनको, भाई आप पार्लियामेंट में भी आपको बोलना चाहिए था। हमने तो कहा उनको पार्लियामेंट में भी, आपको वहां पे भी जगह है, वहां पे भी बोलना चाहिए आपको।
और वे अगर वहां पे बोलते तो ये बनता अलका ही जी नहीं। आता हूं आप बिल्कुल ये जब भी तो हुआ कि विपक्ष देश में कमजोर है, ये तो हमने कहा पहले भी, हम कह रहे। हाँ। लेकिन देश में पार्लियामेंट में बनने वाले कानून को व्यापारी को कैसे पता था? देश की बड़ी कंपनियों को पता था कि उनके गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया। तो इसका मतलब क्या पार्लियामेंट में भी लीकेज हुई? क्या गोपनीयता पार्लियामेंट की भंग हुई? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसमें जब काउंटर ये कानून आया उस टाइम पे ठीक है गोदाम राकेश बन टिकैत, के- जिसमें काउंटर है, जिन विपक्षी पार्टियों का आप समर्थन मांग रहे हैं या जो विपक्षी पार्टियां आपको इस वक्त समर्थन दे रही है, क्या गारंटी है कि जब केंद्र में सत्ता बदल जाएगी तो वो कानून को वापस ले लेंगे? क्योंकि 2012 में सेम कानून को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश यूपीए 2 सरकार ने की थी। जो करी थी, तो ये जो आज सरकार में लोग हैं, इन्होंने उसका विरोध करा था पूर्ण रूप से।